तो बच्चों, एक बहुत बड़ी सूचना आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप सब मुझसे मिलना चाहते हैं। तो एक जूम सेमिनार है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को एक जूम सेमिनार, यानी कि फ्राइडे रात को शाम को 7 बजे। इसमें हम बात करेंगे आप सबसे 6 महीने में अपना कोर्स किस तरह से पूरा करें और बहुत अच्छे से पढ़ सकें। 6 मंथ में पढ़कर हम कैसे 90+ मार्क्स ला सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आप हमसे बात करेंगे जूम पर। इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप रजिस्टर कर लीजिए। आज से रजिस्टर कर लीजिए और 7 बजे के लिए आप तैयार हो जाइए कि मैं आने वाला हूं आप सब के लिए, आप सब के साथ बात करूंगा। आप सब मुझसे बात करेंगे जूम पर। आप जिस हालत में हैं उसी हालत में मुझसे बात करेंगे। जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके दिल की बात है, आप मुझसे कर सकते हैं। यानी कि आपकी और हमारे बीच जो दूरियां हैं वो ख़त्म। तो बेटा, मिलेंगे 26 अगस्त शाम को 7 बजे जूम पर। रजिस्टर करें जल्दी से, जो नीचे लिंक दिया गया है। चलिए, आज दिन आ गया है कि किसी भी अणु में क्या संरचना होती है वो बताने की। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है आप सबको पता चल गया है। आज की क्लास है कि हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, संकरण एवं आणविक संरचना। संकरण अगर पता हो तो किसी अणु की संरचना निर्धारित करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। इसमें संकरण के साथ साथ एक बात और होता है कि वो वेस्पर थ्योरी, वो 2 चीजों को करके पढ़ना पड़ता है। फिलहाल संकरण आप सबके लिए काफी आसान हो चुका है। आज देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का, और हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या देखा है, क्योंकि जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है उनको मैं थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं कि वो इस लेक्चर नंबर 3 को जरूर देखें हमारे चैनल पे जाकर के। तो वो सारे वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से स्टार्ट करें जो बच्चा नए आए हैं। और यहां पर हमने लेक्चर नंबर 3 में ये देखा कि संकरण होता क्या है। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या देखा था, पार्ट 3 में संकरण होता क्या है, संकरण की परिभाषाएं और लक्ष्य, संकरण के प्रकार, संकरण को ज्ञात करने के तरीके। संकरण के अगर प्रकार आप भूल जा रहे हैं तो कैसे हम संकरण कितने प्रकार का होता है, कौन सा प्रकार का होता है, वो हम बता सकते हैं। साथ में संकरण ज्ञात करने के लिए हमने ट्रिक बताया था, और ट्रिक के लिए थोड़ा सा आवर्त सारणी का उपयोग होता है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे सिखाया गया है और बहुत सारे एग्जाम्पल देके आपको बताया गया है कि कैसे हम केंद्रीय परमाणु ज्ञात करते हैं, कैसे हम संकरण निकाल सकते हैं किसी भी अणु का। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई है। ये पिछली क्लासेस में ये सारी बातें हुआ, और आज की क्लास में बताएंगे हम आपको कि संकरण ज्ञात करने आ गया है आपको। और आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि संकरण पता तो है, पर अणु की संरचना हम कैसे निकालेंगे। तो आज की क्लास काफी स्पेशल है। अणु की संरचनाएं हम कैसे दर्शाएंगे। तो आज देखिए, हमने काफी काम किया है और इस आधार पर हमने काफी अणुओं की संकरण निकाल लिए। SO4 में sp3 संकरण, CH4 में sp3 संकरण, H2O में sp3 संकरण, इसमें sp3 संकरण। तो इस तरह की संरचनाएं कैसे निकाला जाएगा, जैसे SO में sp2, इसमें भी sp2, इसमें भी sp2 होता है। इसमें I3- में sp3d संकरण, ClF3 में sp3d संकरण, ये NH4+ में sp3, HSO4- में sp3, SF4+2 में sp3, H2SO4 में sp3। हम देख रहे हैं H2O में sp3, SF2 में sp3, SF4 में sp3d, SF6 में sp3d2 संकरण। हमने ये पढ़ लिया है भाई। BeCl2 में संकरण sp होता है, इसमें sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा, sp3 होगा। इसमें SF4, तो सबके संकरण हमें निकालने आ जाता है। अब तो संकरण निकालना, संकरण को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ट्रिक हमने इस क्लास में बता दिया है लेक्चर नंबर 3 में। तो अब अगली पारी है अगले स्टेप में जाने की। तो हम चलें लेक्चर नंबर 4 यानी कि
केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 4 और यहां पर हम देखेंगे संकरण और अणु की संरचना। यहां पर हम संकरण निकालना आपको नहीं बता सकते क्योंकि वो बताएंगे तो पूरा एक लेक्चर लगता है, पूरा का पूरा एक क्लास लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आपको संकरण दोबारा कैसे कैलकुलेट करके दिखाया जाए। तो अब आज बारी है कि अलग अलग संकरण में से उसकी संरचनाएं क्या निकल के आएंगी। तो चलिए देखें, मैं वो स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, आप विजुलाइज करेंगे और समझेंगे। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे पेंसिल है, 6-7 ठो पेंसिल है, इस टाइप का 6-7 ठो पेंसिल है आपके पास, या पेन वगैरह होगा, जो भी होगा, तो आप मेरे साथ जो बताऊंगा वो करते जाना। आप ये ले आइए आप, ताकि आपका दिमाग काम कर सके कि अणु की संरचना या संकरण होगा तो संकरित कक्षक किस किस दिशा में होंगे, उसकी संरचना क्या होगी, उसकी ज्यामिति क्या होगी, वो देखेंगे। तो संकरित कक्षकों के फैलाव क्या होगा आकाश में, वो देखेंगे, और इसी के आधार पर अणु की संरचना की बात करेंगे। तो आप ऐसे पेंसिल लेके आ जाइए, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जल्दी करिए, जल्दी करिए। जब तक मैं आपको यह बात बता दूं कि हमने जो पढ़ा है कि भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या किसमें भाग लेने वाले, संकरण में। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या और संकरित कक्षकों की संख्या बराबर होती है। आपने ये पढ़ा है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या और संकरित कक्षकों की संख्या बराबर होती है, यानी जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। एक बात ये हुआ। दूसरी बात यह हुआ कि आपने जानते हैं कि 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, मैं इसी के पैरेलल लिख रहा हूं, 2 कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकरण होगा sp। 3 कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकरण होगा sp2। 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो sp3। 5 कक्षक भाग ले रहे हैं तो sp3d। 6 कक्षक भाग ले रहे हैं तो sp3d2 संकरण होगा। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण। यह है भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या और संकरित ये संकरण, और इन संकरित कक्षकों की संख्या भी इतनी होगी, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब 2 ठो sp संकरित कक्षक बनेंगे। 2 कक्षक भाग लिए, कौन कौन से कक्षक भाग लिए यहां पर भाग लेने वाले कक्षक थे, एक s और एक p कक्षक भाग लिए, जिससे हमें प्राप्त हुआ यहां पर 2 sp संकरित कक्षक। जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। 2 संकरित कक्षक भाग लिए, एक s और एक p, इसलिए sp संकरण हुआ, और sp संकरण से 2 sp संकरित कक्षक प्राप्त हुआ। अब समझोगे, एक s और 2 p कक्षक भाग लेते हैं, तब मतलब 3 कक्षक भाग लेना है, तो एक s और 2 p आप पढ़ चुके हैं, आपको याद आना चाहिए। यहां पे हमने बताया है आपको, यहां पे 2 कक्षक, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या 2 है तो संकरण होगा sp। अब यहां पर देखिए, एक कक्षक s और एक कक्षक p है तो sp संकरण हुआ। एक कक्षक s और 2 कक्षक p है, यानी टोटल 3 कक्षक भाग लिए, 3 कक्षक भाग लिए, तो क्या हुआ, एक s और 2 p, sp2 संकरण हुआ। इसी तरह से 4 कक्षक भाग लिए तो क्या आप देखोगे, sp3 संकरण हुआ। 2 कक्षक भाग लिए, sp संकरण हुआ। इसी तरह से आप देखो, 5 कक्षक भाग लिए
तो क्या हुआ, एक एस 3p, यहां से यहां तक के कक्षक भाग लिए, एक एस और 3p और एक डी, sp3d संकरण हुआ। 6 कक्षक भाग लेंगे, sp3d2 संकरण होगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि जो पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है ना, परसों पढ़ाया था मैंने। तो क्या कहना है मेरा कि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास का नींव होता है, मतलब पहली क्लास एक नींव होती है दूसरे क्लास के लिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा हम पुरानी क्लासेस को छोड़ छोड़ के हम आगे बढ़ने लगे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम आपको समझा पाएं और आप समझ पाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे हर एक दिन की क्लास स्पेशल हो, लेकिन सवाल यह होता है कि उसका जो पार्ट होता है, आप जैसे किसी, आप लोग आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म में आप लोग क्या देखते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह में क्या देखते हो, देखते क्या हो कि कितने पार्ट्स होते हैं उसके पिक्चर के, है ना, 10 मतलब 10 पार्ट, 12 पार्ट, 13 पार्ट, 14 पार्ट ऐसे बना होता है, एक पूरी फिल्म बनी होती है। तो आप क्या करते हो, एक पहला देखते हो, तब दूसरा देखते हो या तीसरा देखते हो, या डायरेक्ट चौथा देखते हो तो बोलते हो यार मजा नहीं आ रहा देखने में, तो पहले ही देखते हो, तो पूरे ही देख डालते हो। तो आप कर क्या रहे हो वहां पे, पूरी फिल्मों को देखते हो, पूरे पार्ट्स को देखते हो। वैसे पढ़ाई में पूरे पार्ट्स को देखना है, तब जाकर के वो बात समझ में आती है, तब जाकर के अच्छा लगता है। वो तो मनोरंजन है, कहीं से भी अच्छा लगेगा, लेकिन पढ़ाई जो होता है वो मनोरंजन नहीं होता है। इससे हमें एक आधार मिलता है कि हम अगले चरण क्या रखेंगे, आगे क्या सीखने वाले हैं, उसको हम पहले सीख जा चुके हैं। सीखने के बाद अगले अगले स्टेप्स में हम आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल वैसी ही बात है, एक ईंट को जब मैं नीचे रखूंगा तभी उसके ऊपर एक ईंट रख पाऊंगा, फिर उसके बाद तीसरा ईंट रखूंगा। ये नहीं कि मैं पहले दूसरा ईंट रख दूं, फिर तीसरा ईंट रख दूं, फिर मैं सोचता हूं यार अब ये नीचे वाला अब छूट गया था तो नीचे वाला ईंट रख दूं। ऐसा कभी नहीं रखा जा सकता है। समझ गए होंगे कि कैसे किया जा सकता है। तो पढ़ाई अच्छे से करना है बेटा, सही तरह से। तो आपको पता चल गया है, उन्हीं बात को हम थोड़ा सा यहां पर आपको बता रहे हैं कि 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, मतलब एक एस और 2 पी कक्षक भाग ले रहे हैं। तो हमारा संकरण क्या हुआ, sp2 हुआ। इस तरह से कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे हमें sp2 संकरित कक्षक। अब बताओ, 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, मतलब कौन कौन से कक्षक भाग ले रहा है, एक एस 3p, और इस तरह से संकरण हो गया, एक एस और 3p, sp3 संकरण हुआ। तो यहां पर कक्षक मिलेंगे हमें 4 मिलेंगे, 4 संकरित कक्षक मिलेंगे। संकरित कक्षकों की संख्या कितनी है, 4, और 4 संकरित कक्षक कौन सा होगा, जो संकरण होगा उसी के आधार पर होगा, sp3 संकरित कक्षक। अब देखो 5 कक्षक भाग ले रहे हैं, एक एस 3p, 3 से ज्यादा p नहीं हो सकता, अगला कक्षक आएगा d, एक एस 3p एक d, sp3d संकरण हुआ, 5 कक्षक प्राप्त हुए, 5 कक्षक प्राप्त हुए हमें, 5 sp3d प्राप्त हुआ। फिर देखें यहां पे अगला S कितना, 6 कक्षक भाग लेने, एक S होता है, फिर P 3 कक्षक होते हैं और 2 D कक्षक होते हैं। तो ये लीजिए कितने कक्षक मिलेंगे, 5, अब 6 हो गया, तो 6 sp3d2 संकरित कक्षक। ये हुआ। तो संकरण जब होगा sp, तो 2 sp संकरित कक्षक प्राप्त होंगे। हमेशा sp2 संकरित कक्षक होंगे 3, sp3 कक्षक होंगे 4, sp3d कक्षक होंगे 5, sp3d2 कक्षक होंगे 6। तो ये जो कक्षक होते हैं, संकरित कक्षक होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण में होते हैं। संकरित कक्षक की आकृति उसकी शेप कैसी होती है, सेंटर से एक छोटा सा लूप होगा और ये एक बड़ा सा लूप होगा।
ये संकरित कक्षक होते हैं। जैसे कि एस कक्षक होता है गोलाकार, पी कक्षक होता है डंबलाकार, वैसे ही संकरित कक्षक होता है ऐसा अर्ध डंबलाकार। ये होगा अर्ध डंबलाकार। संकरित कक्षक कैसा होगा? अर्ध डंबलाकार। अब चलिए इन बातों को लेते हुए, sp संकरण होगा तो संरचना क्या होगी, sp2 होगा तो क्या होगा, ये आप समझना है। तो याद रखना, जब भी sp संकरित कक्षक बनेंगे, संकरित, यहां पर मैं अलग अलग शब्द नहीं बोल रहा हूं ना, इस संकरित कक्षक का नाम है sp। मैं इसको थोड़ा इस तरह कहूंगा, देखिए कि आप जानते हो कि सबशेल क्या होते हैं, थोड़ा सा आप इस चीज को समझो क्योंकि आपके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस पी डी एफ, इसमें ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल क्या होते हैं? इसमें एक एस ऑर्बिटल होगा, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी में कितने? 1 2 3 4 5, एफ कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा समझो कि 2 कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, ये एक एस और एक पी कक्षक भाग ले रहा है संकरण में, ये तब संकरण क्या हुआ? एसपी संकरण हुआ। संकरित होने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं ना, तो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो जो बनेंगे 2 कक्षक बनेंगे, ये लीजिए, ये संकरित कक्षक है। ये क्या चीज है? ये संकरित कक्षक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जबकि ये क्या चीज मैं दिखा रहा था यहां पे? असंकरित कक्षक है ये। चाहे संकरित कक्षक हो या असंकरित कक्षक हो, वो परमाणविक कक्षक ही होते हैं। तो ये परमाणविक कक्षक है, असंकरित कक्षक है। ये दोनों कक्षक आपस में, एक एस और एक पी मिला, जब 2 कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो संकरण को कहते हैं एसपी संकरण। और जो बनने वाले कक्षक होते हैं उनको कहेंगे, अब इसका नाम क्या होगा? पहले कक्षक का नाम एसपी संकरित कक्षक, दूसरे वाले का नाम भी एसपी संकरित कक्षक होगा। इस पूरी प्रक्रिया में देखिएगा, एक एस कक्षक भाग लिया संकरण में, एक पी कक्षक भाग लिया संकरण में, और इस तरह से संकरण हुआ एसपी संकरण। एस कक्षक और पी कक्षक को संकरण में मिलते हुए देख रहे हैं। यहां पर मिलते हुए मैं इस तरह दिखाया, अब दूसरे तरह से दिखा रहा हूं, ये मिला। अब इस तरह से मुझे 2 कक्षक प्राप्त हुए संकरित कक्षक। ये लीजिए, इसका नाम होगा एसपी। यह है संकरित कक्षक। और इस कक्षक, संकरित कक्षक का नाम क्या है? एसपी। कितने प्राप्त हुए मुझे? 2। इसको मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, 2 ठो मिला मुझे। समझो इस चीज को। वैसे ही अगर ये कहूं कि sp2 संकरण हो रहा है, ये कौन से संकरण की स्थिति को दर्शा रहा है? sp संकरण। छोटी छोटी बात है बेटा। तो संकरण को अब ऐसे दर्शा सकते हो, ऐसे दर्शा सकते हो, संकरण होने की प्रक्रियाओं को कॉपी में नोट करते जाइएगा। अब हम करेंगे यहां पे sp2 संकरण को दर्शाने का तरीका। देखिए, sp2 संकरण, अब यहां सोचो, S कक्षक होता है और P कक्षक 3 होते हैं। तो यहां पर ये S कक्षक है और ये 3 P है। इसमें से 2 कक्ष, देखो, एक S और 2 P भाग लेगा तो sp2 संकरण होगा। तो संकरण कौन सा हुआ? sp2। sp2 संकरण हुआ। और बनेंगे कितने? जितने कक्षक भाग लेते हैं, 1 2 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, तो मुझे 3 कक्षक प्राप्त होंगे।
3 संकरित कक्षक प्राप्त होंगे। तीनों संकरित कक्षक का नाम संकरण के नाम ही होता है, यानी संकरण का नाम होता है। तो ये sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक और sp2 संकरित कक्षक। अब संकरण तो हो गया, क्लियर। अब यहां पर उसी चीज को मैं दर्शाऊं कि एक s भाग ले रहा है, 2 p भाग ले रहा है। और जब आप जानते हो 3 p कक्षक होते हैं, तीनों p कक्षक एक ही बिंदु पे होंगे, तो ये कहलाता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये z अक्ष है। तो x अक्ष पर जो कक्षक है p कक्षक, वो कैसा होता है, px कहलाता है। ये होता है py और ये होगा pz, z अक्ष पर है। अब ये तो जानते हो। तो यहां पर कौन कौन सा भाग लिया है, px py। यहां पर दोनों कक्षकों को लिखूंगा, एक px कक्षक भाग लिया है और एक py कक्षक भाग लिया संकरण में। अब संकरण क्या हुआ बोलो, sp2 संकरण हुआ है। टोटल कक्षक कितने भाग लिए, 1 2 3, 3 कक्षक। तो मुझे 3 प्राप्त होंगे। ये sp2 संकरित कक्षक, 3 प्राप्त होंगे sp2 संकरित कक्षक। अब आप समझो, ये जो संकरित कक्षक है परमाणु में किस तरह से जमे होंगे, इन्हें हमें समझना है आज के क्लास में। फिलहाल आपको यह समझ में आ गया। मैं अगर यहां पर कहूं sp3 को समझाओ, इस तरह से तो समझा सकते हो। sp3d को समझाओ तो क्या समझा सकते हो, इसी तरह से, इस तरह से, इस तरह से बोलो। मैं बेटा चैट में भाग नहीं ले रहा हूं, आप लोगों का ध्यान रखो, क्योंकि आप लोग बहुत समस्याएं पैदा करते हो कि क्लास जब चल रही होती तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, वो बहुत चैटिंग करते हैं, हद से ज्यादा, है ना। कैसे हो प्रिया, कैसे हो प्रियंका, कैसे हो प्रेमलता, ऐसे, है ना। तो ये बच्चे, एक तो परेशानी है ही, दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं अगर संकरण पढ़ा रहा हूं तो बच्चा पूछता है सर अतिव्यापन किसे कहते हैं। मैं संकरण पढ़ा रहा हूं तो पूछ रहे हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं। तो यार ये सब नहीं पढ़ाया जा सकता। आपको जो पढ़ा रहे हैं वही कंटिन्यू होगा, क्योंकि हर किसी की बात यहां पर अगर सुना जाए तो प्रॉब्लम यह होता है कि जो पढ़ाने वाले हैं जिस टॉपिक को लेके आए वो उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। एक बच्चा ऐसा भी है कि सर आप संकरण पढ़ा रहे हो तो एक बार बताओ कि इस अणु का संरचना क्या होगा। अरे भाई वहां तक तो मैं पहुंचूंगा, थोड़ा धीरज तो रखो। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की कि आपको हर बात समझ में आएगा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो, और अगर आप धीरज रखोगे तो। पूरी क्लास को लाइन, एक बोलते हैं ना, 1 सेकंड को स्किप मत करो कभी भी, हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ते जाओ। मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी क्लास, चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डिंग हो, बेस्ट होता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लाइव में आपको ऐसे पढ़ाएं कि सुपर रिकॉर्डिंग क्लास जैसा रहे। आप मुझसे बात करोगे, एक टीचर से अगर किसी क्लासरूम में जाके बैठते हो तो पहले क्या सोचते हो कि शिक्षक अपनी बातें कहे, अपनी बातें बताए, और उसके बाद वो जो भी जानकारी हो वो हम वहां से ग्रहण कर लें। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, जब चैप्टर लास्ट डे आएगा ना इसका, तब मैं आपसे बातचीत करूंगा कि कहां पे आपको तकलीफ हुई है, उस तकलीफ को आपको दूर करूंगा। आप जो पूछोगे, जो बताओगे, उन सब के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, आपसे पूरी बातें करेंगे। इस चैप्टर के अंत में मैं बता दूंगा कि बेटा इस चैप्टर से संबंधित हम बातचीत करेंगे, आप सब उस दिन जरूर रहिएगा। इसलिए इस चैप्टर को पूरी तरह से मेरे बताए हुए तरीकों से आप पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाइए, कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। लास्ट डे, लास्ट लेक्चर जो होगा इसका, वो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या तकलीफ हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या समझ पाए, क्या सीख पाए, आप इंप्रूव कितना हो पाए, और कितना और आपको समझना है, और कितनी आपको अपनी तरफ से और मेहनत करना है, इसके बारे में बात करेंगे लास्ट लेक्चर में। तो उस दिन आपके चैटिंग को पूरी तरह देखूंगा, आपके चैट देखूंगा, आपका कमेंट देखूंगा, कमेंट से संबंधित बातें करूंगा, चैट से संबंधित बातें करूंगा। इसलिए आज डिस्टर्ब मत करो, आज पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ बच्चा कहता है कि सर ये रिकॉर्डिंग है। मैं पढ़ाता ऐसा हूं कि मुझे लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि रिकॉर्डिंग है, आपको लगना चाहिए पढ़ाई बेस्ट है, आपको आगे चीजें समझ में आनी चाहिए। तो जितनी चीजें मैंने आज बताया है वो आपने समझ लिए। अब बताओ मुझे, क्या sp3 संकरण क्या होगा?
sp3 संकरण को कैसे दर्शाओगे? बस एक चीज को दर्शाने के बाद मैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाऊंगा, फिर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। पूरे स्ट्रक्चर में आपको समझाऊंगा। मैंने कहा ना, ऐसे पेंसिल लेके रखे रहो, ऐसे पेंसिल रख के रखे रहो, क्योंकि इसको देख करके आपको स्ट्रक्चर बनाने सीखना है। कम से कम 6 ठो ले आओ। एक और आपको बना के दिखाएं, आपको बता देता हूं, वो है sp3। इससे बहुत सारी जानकारी मिल रही है, ध्यान रखिएगा। sp3 संकरण, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, s कक्षक होगा, p कक्षक हमारे पास 3 और एक d कक्षक आएगा, तो d पे लगाएंगे आप। तो यहां पर कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? एक s और 3 p, एक s और 3 p कक्षक भाग ले रहे हैं। इस तरह से संकरण हुआ sp3। कक्षक कितने बनेंगे? जितने कक्षक भाग ले रहे हैं, 1 2 3। कक्षक मतलब डब्बा यार, जहां पे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इन डब्बों को करा जा रहा है संकरण। तो यहां पर 4 कक्षक, 1 2 3 और ये 4। sp3 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 और sp3, 4 कक्षक मिले। 4 संकरित कक्षक हमें प्राप्त हुए। इस चीज को दर्शाने के लिए एक s और 3 p कक्षक, तीनों p कक्षक एक ही जगह पे होते हैं, आपको पता होगा, x y z। ये p x p y और ये है p z। इस तरह से यहां पर संकरण हुआ sp3d संकरण, sp3d संकरण। और इस तरह से संकरित कक्षक हमें प्राप्त हुए। कितने भाग लिए थे? एक sp3 संकरण, सॉरी बेटा, 4 कक्षक भाग लिए थे, एक s और 3 p, तो sp3 संकरण। तो यहां पर हमें मिलेंगे 4 sp3 संकरित कक्षक। और चारों sp3 संकरित कक्षक कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं, ऐसे। ये कितने हैं? 4। इन 4 को कैसे रखना है एक अणु में, एक परमाणु में, ये कैसे बिखरा हुआ रहता है, कैसे ये फैला रहता है, क्या ज्यामिति बनाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। sp3d क्या आप बना पाएंगे? sp3d2 क्या आप बता पाएंगे? ये आपका होमवर्क है। तो यहां पर क्या होगा? एक s होगा, 3 p है, एक d है। क्या यार आप लोग हाँ भी नहीं बोलते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो यहां से यहां तक का एक s, 3 p और एक d, s है, p है, d है। भाग लिया संकरण में, संकरण हुआ sp3d संकरण हुआ। तब क्या हुआ? 5 कक्षक मिलेंगे, पांचों की ऊर्जा बराबर होती, इसलिए सबको एक साथ जोड़ना है हमको। 1 2 3 4 5, ये पांचों sp3d है, ये sp3d है, ये भी, ये sp3d, sp3d, sp3d। इस तरह से 5 कक्षक। तो ये एक s, p3 है, ये देखो, तो 3 p है, p1 2 और ये 3, और तो ये px py pz, ये s है। और एक डी कक्षक, डी कक्षक कैसा होता है? डी कक्षक ऐसा होता है, डबल डंबलाकार होता है। एक ही डी कक्षक को मैं दर्शा रहा हूं, तो ये डी कक्षक डबल डंबलाकार। अब यहां पर संकरण हुआ sp3d संकरण, और इस तरह से 5 हमें प्राप्त होगा। ये कक्षक ऐसे sp3d, बस ऐसे ही समझना है। अब इसके आधार पर इसकी ज्यामिति की बात करते हैं कि किस तरह से फैला होगा आकाश में, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। चलो देखिए, हम कहेंगे पहला sp संकरण। sp संकरण, जब sp संकरण हो रहा है तो 2 कक्षक बनेंगे, संकरित कक्षक। कितने मिलेंगे? 2
ये कक्षक होंगे sp संकरित कक्षक। sp संकरण में कितना, अभी तो यही पढ़े थे ना, 2 sp संकरित कक्षक होंगे। दोनों कैसे फैले होंगे जरा सोचो। 2 sp संकरित कक्षक ये है मेरे पास, ये एक ही बिंदु पर है, सेंटर पर, एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण होता है, संकरित कक्षक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तब ये अधिकतम दूरी क्या होगी, एक दूसरे से दूर कैसे जाएगा? ऐसे नहीं, क्योंकि वो तो एक ही परमाणु का भाग है तो वो उसी में रहेगा, लेकिन ये अधिकतम दूरी मतलब बहुत पीछे जाने की कोशिश करेगा, और बहुत पीछे जाने की कोशिश में ये एकदम सीध में आ जाएगा। मैं इसको कैसे भी घुमाऊंगा तो भी ये देख लीजिएगा एकदम सीध में। तो ये संरचना इस तरह के संरचनाओं में आ जाएगा। तो क्या देखने को मिला यहां पे कि यहां पर एक कक्षक ये और दूसरा कक्षक ये चला गया। ये sp संकरित कक्षक है और ये भी sp संकरित कक्षक है। दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर है। अगर हम इसको इस तरह से दर्शाएं तो एक संकरित कक्षक, देखो एक ही सीध में एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है। 2 संकरित कक्षक, एक संकरित कक्षक। संकरित कक्षक कैसा होता है बेटा, एक छोटा सा पाली होता है, लोब होता है, और ये दूसरा लोब होता है, ये लिखे। तो ये है एक sp संकरित कक्षक। दूसरा दूसरे साइड में सेंटर पॉइंट यही है ना इसका, ये जो अपन बनाते हैं ना ऐसे, इसका सेंटर पॉइंट यही है। अब ये है sp संकरित कक्षक। अब ये दोनों एक दूसरे के किस में है, 180 अंश पर है। बताओ इसमें कोण 180, इसका नाम क्या देंगे, इस संरचना का क्या नाम दोगे? सीधी रेखा में है, लीनियर स्ट्रक्चर, रेखीय संरचना, तो इस संरचना का नाम देंगे हम रेखीय संरचना। लीनियर स्ट्रक्चर। दूसरा समझे, अगर sp2 संकरण हुआ तो sp2 संकरण हुआ तो क्या मिलेंगे, मिलेगा हमें 3, क्या बोला मैंने, 3 sp2 संकरित कक्षक। मैं इसको इस तरह बना देता हूं, 3 मिलेंगे। ये कितना मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। ये लीजिए, जब 3 कक्षक आएंगे तो एक दूसरे से, ये 3 है मेरे पास, ये 3 है मेरे पास, और ये तीनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, ये लीजिए, कैसे फैलाओगे, ये देखो बराबर दूरी पर फैला दो आप, एकदम बराबर। दिख रहा है, इसको एकदम बराबर फैला दो आप। 3, ये देखो एक प्लेन पर है, इसको मैं अपने टेबल पर रख सकता हूं, इस दीवार पर चिपका सकता हूं, और देखें तो इस तरह से एक प्लेन में है, 2D पे है, 2D पे है। और अब इस संरचना में देखो कि हर एक ऑर्बिटल, ये sp2 है, sp2 है, sp2 है, spp नहीं, spp नहीं, spp नहीं, sp2 sp2 sp2, ये बना हुआ है, संकरित कक्षक है, sp2 संकरण से बना हुआ है। तो ये sp2 ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब देखो इसका इनके साथ क्या डिस्टेंस होगा, क्या दूरी होगी, एंगल 120 अंश का, क्योंकि 360 का होता है पूरा, तो 3 भाग में बढ़ गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो 360/3 कर दो तो क्या मिला, 120,
120, 120 और 120। तो यहां पर एंगल होगा 120 डिग्री का हर जगह पे। अब इस संरचना का क्या नाम दोगे? इधर उधर फैला हुआ है बोलेंगे क्या? ना, यहां पर एक काल्पनिक व्यवस्था को सोचें। इसके अंतिम बिंदु को, इसके अंतिम बिंदु को और इसके अंतिम बिंदु को सबको आपस में जोड़ दो काल्पनिक रेखाओं से, रस्सी से जोड़ दो, रस्सी लगा दो, काल्पनिक रेखाओं से जोड़ दो, यानी कि रस्सी लगा दो। जब ये रस्सी लगाओगे तो एक संरचना नजर आएगी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, त्रिभुजी संरचना, त्रिकोणीय संरचना, तीन जगह कोण बनेगा, त्रिकोणीय संरचना, त्रिभुजी संरचना, त्रिकोणीय संरचना बनती है। तो इसको चलो यहां पे बनाते हैं। 1 2 3 ये केंद्र है, ये sp2 संकरित कक्षक है, ये sp2 संकरित कक्षक है और ये भी sp2 संकरित कक्षक है। अब ये बताओ इनके बीच में एंगल क्या है आपस में? कोण है 120 डिग्री का। इनको हमने काल्पनिक रेखाओं से जोड़ के देखते हैं, डैश लाइन से। इस तरह से, तो ये क्या बन गया? एक त्रिभुजी संरचना बन गया। त्रिकोणीय, तो कैसा त्रिकोणी बेटा? ये समतल पर त्रिकोणी। तो त्रिकोण हमेशा समतल पर ही रहता है, फिर भी लिख देते हैं हम लोग समतलीय त्रिकोणीय संरचना। इसको बोलेंगे प्लेनो ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर। या त्रिभुजी, समतली त्रिभुजी संरचना भी कह सकते हो। मैं ऑर्बिटल दिखाता हूं आपको। ये 3 दिशाओं में फैला हुआ है। ये लीजिए एक sp2 संकरित कक्षक, दूसरा sp2 संकरित कक्षक, और इस तरह से ये तीसरा sp2 संकरित कक्षक। सबके बीच एंगल 120 का ही है और संरचना किस तरह फैला हुआ है? तो ये सेंटर में परमाणु है जिस पे ये संकरण हुआ है और उसके ये कक्षक हैं। यहां तक बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जो हमने अभी तक पढ़ा उन सबको हमेशा एक रिवाइज कर करके पढ़ना है। हमारा काम तो होगा भाई हम आपको पढ़ा के भेज देते हैं, उसके बाद आपको रिवाइज करके पढ़ना, रिवीजन करते रहना है, तब जाकर के बात समझ में आएगी। क्या इस स्ट्रक्चर को आपने अपनी कॉपी में बनाया? नहीं बनाया तो जल्दी से बनाइए, क्योंकि जब तक नहीं बनाएंगे तब तक सीखेंगे नहीं। थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा ना भाई। चलिए जल्दी करिए। हो गया क्या? चलो, तो इस तरह से ये बन गया। चलते हैं आगे। अब संकरण हमने क्या देखा? sp sp2, sp3 देखें तो क्या होगा? थर्ड है sp3 संकरण। sp3 संकरण तो हमें पता है कि 4 मिलेंगे आपको sp3 संकरित कक्षक। तो मैं यहां पर फिगर बना देता हूं आपके लिए।
ये कक्षक मुझे मिलेगा 4 sp3। सारे संकरित कक्षकों की आकृति हमेशा एक जैसा होता है। 4 कक्षकों को जरा सोचिए इस पेंसिल से, ऐसे मेरे पास 4 पेंसिल है, चारों को बराबर फैलाना चाहता हूं। कैसे फैलाऊंगा जरा सोचिए। चारों बराबर दूरी पर रहना चाहिए। शर्त यह है कि चारों एक दूसरे से हमेशा, सभी एक दूसरे से समान दूरी पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 समान दूरी पर है और एक ज्यादा दूरी पर है या कम दूरी पर है, नहीं, सब बराबर। अगर आप इसको सोचो इस तरह से बराबर फैलाना, बराबर फैल गया है, चेक करो। बस ये कि इस फैलाव को देखते जाइए, बराबर फैला है कि नहीं। ये संरचना ऐसा बराबर है, बराबर है, सब एक दूसरे से बराबर होना चाहिए। यहां पे ये कैसे, ये इन दोनों से 90 डिग्री पर है, ये भी इन दोनों से 90 पे है, ये भी 90 पर है और ये भी 90 पर है, लेकिन ये इससे 180 पर है ना, 180 पर है, 180 पर है, 180 पर है। 90 और 180 का एंगल बन रहा है। बराबर कैसे हो सकता है, सोचें। कैसे सोच रहे हो कि बराबर कैसे होगा? तो जरा कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। ये जो 4 फैला हुआ है, जो हमने जिस तरह से फैलाए थे आपके लिए, इस तरह से, इसी में जरा सोचिए कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये हर कोई एक दूसरे से एक निश्चित एंगल पर चला जाए, एक निश्चित दूरी पर चला जाए, इस तरह से। क्या ये सही में समान दूरी पर है? पर ये 3D में फैल गया है, मतलब इसको किसी दीवार पे चिपका के नहीं लगा सकता हूं, यानी मेरे कॉपी में इसको डाल के नहीं रख सकता ऐसे फोल्ड करके, है ना। तो क्या है जरा सोचें। दिख रहा है कुछ? ये जैसे आपका ट्राइपॉड होता है ना कैमरे का स्टैंड, उस टाइप का ही नीचे आ गया, एक ऊपर चला गया। क्या ये सही में समान दूरी पर है? हर किसी की दूरियां बोलो, इसकी डिस्टेंस एंगल जो है, इसका एंगल जो है, और ये जो दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनका एंगल बराबर है, इनका इनके साथ भी एंगल समान है। अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे अगर मैं इसको मैं ऊपर कर देता हूं तो देखो बिल्कुल वैसे ही संरचना बन गई। इसको ऊपर कर देता हूं तो बिल्कुल वही संरचना बन गई। इसको ऊपर करता हूं तो वही है, इसको ऊपर करता हूं तो वही है। देख लो, हर दिशा से सेम है, मतलब सभी समान दूरी पर है। इस जगह पर 3D में फैला हुआ है, इसको कहूंगा ये तीनों से निश्चित एंगल पे है, वो है 109 डिग्री 28 मिनट का। ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का। हर कोई 109 डिग्री 28 मिनट की दूरी पर है। हर कोई 109 डिग्री 28 मिनट पर है। देख लें, ये भी है। अब 109.5 कह सकते हो। कितना? 109.5 डिग्री का, या 109 डिग्री, क्योंकि आधा डिग्री जो होता है 30 मिनट का होता है। डिग्री की इकाई मिनट होता है, मिनट की इकाई सेकंड होता है। तो ये सिस्टम है। तो 60 मिनट का 60 मिनट 1 डिग्री होगा, 60 मिनट 1 डिग्री होगा। ये सिस्टम है इसका। फिलहाल हमने देखा यहां पर ये कितना हुआ, सब एंगल्स क्लियर है। अब इसको मैं यहां पर दर्शाना चाहूंगा, यहां पे दिखाना चाहूंगा, तो जरा एक को मैं ऊपर जैसा रख दिया हूं। अब देखो कैसे दिख रहा है।
ठीक है, ये देख लीजिए। तो इसी चीज को मैं यहां पर दिखाऊं तो मैं कैसे दिखाऊंगा? ये 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। ऐसे दिखा दिया, दिख रहा है? बस अब ये इतने देर तक पकड़ लिया भाई, ज्यादा देर तक पकड़ूंगा हाथ अकड़ जाएगा मेरा, है ना। चलो, तो अब देखें यहां पर हर एक, सॉरी, एक बार दोबारा बना देता हूं, डिलीट हो गया। ये सेंटर पे हर एक का एंगल कितना बताया? 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पर इस बात का भी ध्यान देना कि ये जो, चाहे ये एंगल हो चाहे ये हो, ये हो, बराबर है। अब ये इस संरचना को क्या नाम दूंगा? अगर आप इस चीज को मैंने जो बनाया था उसको फिर काल्पनिक रेखाओं से मुझे जोड़ना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार इसको जोड़ के आपको दिखाता हूं और आप मुझे उस स्ट्रक्चर को इमेजिन करके बताना कि वो स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं इनको, मैंने ऐसे बनाया, ये देखिए, जरा सोचो, ये आपको दिख रहा है, इसको इनके साथ एक रस्सी से जोड़ा, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो एक दीवार जैसी संरचना बन गई, यानी कि एक फलक बन गया। दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये धर वाला। कितने फेस बने, कितने फलक बने, कितने दीवाल बने? त्रिकोणीय दीवाल बन रही है और वो कितने हैं? 4 हैं। तो 1, 2, 3 और ये 4। तो और चारों फलक कैसा है? बराबर है। तो चतुष्फलकीय संरचना कहेंगे इसको। समान है इसलिए समचतुष्फलकीय संरचना कहेंगे। तो क्या बोलेंगे? इस संरचना का नाम देते हैं। तो इसको हम काल्पनिक रेखाओं से एक बार जोड़ते हैं। चलिए, ये नीचे वाले को मैंने जोड़ दिया इस तरह से, और इस तरफ से इनको तीनों से। तो इस संरचना का नाम होगा सम चतुष्फलकीय संरचना, समचतुष्फलकीय संरचना। ये कहलाएगा समचतुष्फलकीय संरचना कहलाता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब हम इन संरचनाओं को उसके ऑर्बिटल के साथ दर्शा रहे हैं। एक sp3 संकरित कक्षक, दूसरा sp3 संकरित कक्षक, तीसरा sp3 संकरित कक्षक और ये चौथा sp3 संकरित कक्षक। सबके बीच एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। ये लीजिए, ठीक है। बनाना है बेटा कॉपी में।
तो पहले तो ये सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम जाकर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जिसमें sp3 संकरण होगा उसकी संरचना ये होगी, समचतुष्फल की होगी। जिसमें sp2 संकरण होगा उसकी संरचना त्रिकोणी होगी। तो वही चीज पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको पहले कवर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। चौथा, sp3d संकरण। तो कितना, 5 sp3d संकरित कक्षक मिलेंगे हमें। ये कैसे फैलेगा? 5 हो तो समझो, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं 5 पेंसिल उठा लेता हूं। दिख रहा है 5, 3 और 2 5। 5 में से जब भी 4 कक्षक के बाद आते हैं, यानी 1 से लेकर के 2 से लेकर के 4 तक हुए तब तो समझ में आ गया, 2 हुआ तो रेखी हो गया, 3 हुआ तो त्रिकोणी हो गया, और 4 हुआ तो चतुष्फल की हो गया। 5 जब होगा तो ये बराबर जाने की जगह पे ऐसा होता है कि कोई 2 जो है अलग हो जाते हैं, मतलब बाहर नहीं जाएगा, एक ही जगह रहेगा, लेकिन ये 2 जो है एक दूसरे के 180 पर चला जाता है, एक दूसरे के बिल्कुल सीधे। और जो बच गया, अब कितना बच गया हमारे पास? ये 3 ये बराबर फैल जाएगा, इस तरह से 3 ये बराबर फैल जाएगा। और ये जो 3 बराबर फैले ना, उसी पर ये एक जो है ऊपर 90 पर, इन तीनों के ऊपर 90 पर ये लीजिए, और दूसरा जो है ये नीचे। तो मैं इस चीज को दर्शा देता हूं। देखिए ये नीचे चला गया और ये एक जो है ऊपर चला आया, इस तरह से। देखो संरचना, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ऐसे में देखो सीधे में ये एक ऊपर और एक नीचे दिखाई दे रही है आपको। ये ऐसी संरचनाएं हैं। अगर मैं ये कहूं कि चलिए ये ऐसे दिखा रहा हूं आपको, एक वही चीज है ना, चाहे ऐसे करूं या ऐसे करूं, है ना, तो ये देखिएगा। तो ये जो 3 है ना, ये वाला 3 जो है, ये इनको अगर काल्पनिक रेखाओं से जोड़ दो ऐसे, उसके बाद इनको ऊपर से ऐसे जोड़ो काल्पनिक रेखाओं से, तो आपको क्या नजर आया? एक दीवाल, त्रिभुजी दीवाल, इधर एक त्रिभुजी दीवाल, इधर एक त्रिभुजी दीवाल, तो एक पिरामिड बन गया। ध्यान से समझो इस बात को, एक पिरामिड बन गया। नीचे वाले के साथ भी वही होगा। ये देखो, ये इनके ऐसे मिला हुआ है, तो इनके साथ भी ये क्या हो जाएगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे, नीचे भी पिरामिड बन गया। टोटल 3 फलक ऊपर, 3 फलक नीचे, 6 फलक बन गया। तो षष्ठ फल की संरचना कहते हैं इसको। या फिर 3 फलक वाला पिरामिड ऊपर, 3 फलक वाला पिरामिड नीचे, तो कहेंगे त्रिफल की पिरामिड, त्रिफल की पिरामिड, त्रिफल की 2 बार पिरामिड, त्रिफल की द्विपिरामिडी संरचना, ट्राइहेड्रल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। और एंगल की बात करते हैं, देखो इनका इन तीनों के साथ 90 पर है, ये इन तीनों के साथ 90 डिग्री पर है, पर ये तीनों जो है एक दूसरे के 120 पर है। तो यहां पर 2 तरह के एंगल नजर आ रहे हैं, 90 और 120। इस तरह से यहां पर एंगल 90 और 120 है, और संरचना का नाम क्या है, और यहां पर हम इसके दर्शाएंगे कैसे, जरा समझें। कुछ ऐसे दर्शा सकते हैं। देखिए यार, हाथ में पकड़ना बड़ा आसान नहीं होता है, हमारी हालत खराब होगी। आप में से कोई पकड़े होंगे तब की हालत खराब होगी, ठीक है। या कुछ ऐसा टिकाने का हो तो आटा ले आओ, लुगदी बना लो, उसका लेई बना लो और उसमें ऐसे घुसा दो बराबर रूप से, या मिट्टी ले आओ, हो जाएगा, ठीक है। चलो तो चलो देखें, हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये 3 को मैंने एक प्लेन पे यहां पर लगाया, ये सभी 120 अंश के कोण पर है, जिसमें से एक ऊपर है और एक नीचे है। ये तीनों जो एक ऊपर और एक नीचे है, उसमें से ये एंगल होगा 90 डिग्री का।
अब इन तीनों को हमने इस तरह से जोड़ दिया, कुछ लोग इतना ही लिख देते हैं, और ये सभी संकरित कक्षक है sp3d, 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 sp3d और sp3d, सभी sp3d। कुछ लोग इसको इस तरह भी बना देते हैं, वो तो एक कक्षक ऊपर है, एक नीचे है, यानी 180 पर है ये दोनों, जिस पर 90 पर 3 फैला हुआ है, 1 2 3। हमने इनको इस तरह से जोड़ दिए तो ये एक त्रिभुज जैसी संरचना बनती है, लाइनें बनती है। उसके ऊपर ये पिरामिड और नीचे के पिरामिड को भी बना देते हैं हम। ये बन गया। नीचे की तरफ भी इस तरह से एंगल क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे हमें एंगल देखने को मिल रहा है यहां पे, ये तो 120 का है और ये सारे 90 का है। देख लो, चाहे ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, अक्सर बुक्स में ऐसा बना देते हैं ताकि वो लाइनें ज़्यादा ना दिखे, तो लोगों को लगता है कि भाई ये सही है, बट असल में बात यहाँ पर आप देख लो, 3 फलक वाला एक पिरामिड ऊपर की तरफ बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मोबाइल दूर करके देख लीजिएगा, और 3 फलक वाला पिरामिड नीचे बना हुआ है, यानी ये संरचना हुई षष्ठ फल की संरचना। हेक्साहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, हेक्साहेड्रल स्ट्रक्चर। और इसका दूसरा भी नाम है 3 फलक ऊपर 3 फलक नीचे, तो कहते हैं त्रिफलकी द्विपिरामिडीय संरचना। त्रिफलकी द्विपिरामिडीय संरचना, ट्राइहेड्रल अब बोलेंगे सर वो फुग्गा बना दो, लगा लो, यहीं पर तो लगाना है, ऐसे ही लगाना है, लगा सकते हो ना, बोलो, लगा सकते हो ना? नहीं, क्यों नहीं भाई? एक ऑर्बिटल ऊपर है, एक ऑर्बिटल नीचे है, 3 बराबर फैले हुए हैं इधर, यही तो है, और क्या बन तो गया। ऐसा बना करके उस पे लगा दो ऐसे, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा दिख गया ये ना। कुछ भी नहीं बनाना ना, कुछ भी नहीं बनाना, कुछ भी मतलब ये कि 5 ठो तो बनाना ही है, ऐसे 1 2 3 4 5, गलत है भैया, ध्यान रखो। हर काम जब तक आप बना के नहीं देखोगे ना स्ट्रक्चर, कभी भी नहीं सीख पाओगे, ये बात हमेशा याद रखना। इस क्लास को, पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर, ये दोनों को मिला करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और पूरे लेक्चर चैप्टर 4 अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आप सीखे हो, आपका दोस्त भी सीखे,
ये बहुत ज़रूरी है, आप सीखे आपका दोस्त सीखे, दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं एक और स्ट्रक्चर की तरफ, संकरण, पांचवा संकरण sp3d2 संकरण। इसमें मिलेंगे आपको 6 sp3d2 संकरित कक्षक। जैसे इसमें मिला ना, ये वाला 5 ठो है, देखो 5 ठो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने मिलेंगे? 6। एक होगा ऊपर, एक होगा नीचे, बराबर। जैसे उसमें 3 फैला था ना ऐसे बराबर, ऐसे इसमें 4 फैल जाएगा बराबर। 1 2 3 4, सभी 90 डिग्री पर होगा। इनको मैंने इस तरह से लिख दिया। या आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, एक ऊपर दिए एक नीचे। एक 2 3 4, ऊपर वाले के साथ देखो मिश्र की पिरामिड जैसा बन गया है, हनुमान मंदिर की पिरामिड जैसा बन गया ऊपर का। तो 4 फलक वाला पिरामिड ऊपर और 4 फलक वाला पिरामिड नीचे। नजर आ रहे हैं? सारे एंगल कितने होंगे? 90 होंगे। ऐसे ऐसे जैसे भी बनाना चाहे वही, अब बलून लगा दो यार इसके ऊपर, यार हो गया। तो सभी क्या है? sp3d2 संकरित कक्षक। तो sp3, तो हमने sp sp2 sp3, अच्छा इसका नाम बता दूं क्या? नाम बताता हूं। 4 फलक ऊपर 4 फलक नीचे, तो अष्टफल की संरचना हो गया। वो षष्ठफल की था, ये अष्ट हो गया, अष्टफलकीय संरचना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। चार फलक ऊपर 4 फलक नीचे पिरामिड, तो बोलेंगे चतुष्फल की द्विपिरामिडी संरचना। चतुष्फल की द्विपिरामिडी संरचना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सभी एंगल 90 का। बलून लगा दो। नहीं समझ में आ रहा है? कितने कक्षक भाई? 6। ये लो भाई 6, ये 6 ऑर्बिटल, ये लीजिए 3 3 6 6 है ना। उसमें से एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, चलिए ये एक नीचे आ गया। ये जो 4 बचा हुआ, 4 बराबर फैल जाते हैं, 4 बराबर फैल जाते हैं इस तरह से। सबके सब करो भाई, मेरे साथ सब करो यार, तब होगा भैया। चलें कि 4 फैल गया बेटा, चलो ये लो, ऐसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने बोला आटे के लिए रख लो बढ़िया सा हार्ड, और उसमें ऐसे लगा लगा देखो। ये 4 बराबर फैल गया, उसके ऊपर एक है, ये लीजिए, और उसके नीचे एक है। पकड़ते बनेगा तो जरूर पकड़ लूंगा, ये लीजिए पकड़ते बन गया। ये देखिए, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है ऐसे,
और ये एक नीचे, बस यही स्ट्रक्चर है। एक और संकरण होगा sp3d3 संकरण, तब उसमें क्या होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा और 5 ऐसे बराबर फैल जाएगा। बस उसको फटाफट कर देता हूं और कैसे अणुओं की संरचनाएं निर्धारित होती हैं उनके बारे में बात करता हूं छोटा सा। तो चले, छठवां है sp3d3 संकरण। तो यहां पर कितने कक्षक होंगे, 7। कितने होंगे, 7। यहां पर हो गए 6, तो यहां पर होंगे 7। क्या होगा, ये sp3d संकरित कक्षक d3, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा और 5 बराबर फैल जाएगा। 1 2 3 4 5। ये सभी 72 डिग्री पर है, ये सभी आपस में, ये सब 72 डिग्री पर है, सबके सब ये पूरे पांचों ये। बराबर पांचों बराबर फैला हुआ। 5 बराबर कैसे फैले हैं देखो तो जरा, ये 5 है, 5 बराबर फैले हुए हैं ऐसे। बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई साहब। चलो, ये बराबर फैला 5, दिख रहा है 5 बराबर फैला हुआ है। उसके ऊपर इसके, हाँ ये बराबर फैला हुआ है। अरे यार हिल जाता है, क्या करें, 5 को पकड़ना आसान नहीं। इसके ऊपर 1 और इसके नीचे 1, बस यही संरचना है। तो इसके ऊपर 1, इसके नीचे 1, सबका नाम sp3। तो इसको ऐसे जोड़ेंगे सबके साथ, तो 5 फलक वाला पिरामिड ऊपर, 5 फलक वाला पिरामिड नीचे, तो क्या कहेंगे, पंचफलकीय अच्छा, और ये किस पर है, 90 डिग्री पे है ना। पंचफलकीय द्विपिरामिडीय संरचना। पेंटाहेड्रल, क्या बोला मैंने, पेंटाहेड्रल। पेंटाहेड्रल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। कोण क्या मिला इसमें, 90 डिग्री का मिला, और कौन सा मिला, 72 डिग्री का। सब में कोण के बारे में बात कर लेता हूं एक बार और। इस वाले में कौन सा एंगल मिला, सब में 90 डिग्री का कोण मिला। इसमें कौन सा मिला, 90 डिग्री का कोण मिला, और मिला 120 डिग्री का कोण मिला। इसमें क्या मिला, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण मिला। और इसमें कितना मिलता है, 180 डिग्री का कोण मिलता है। ये सब बातें हो गई संकरण के साथ संरचना। तो पहले जो लेक्चर नंबर 3 था केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें आपने क्या सीखा, तो ये लेक्चर नंबर कौन सा है आपका, लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 3 में आपने देखा कि संकरण कैसे निकाला जाए, संकरण ज्ञात करने का मैंने ट्रिक बताया, कौन कौन संकरण होते हैं ये बताया। अब लेक्चर नंबर 4 में आपने देखा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक जाने के लिए आपको हाइब्रिडेशन के साथ उसके मॉलिक्यूल के क्या स्ट्रक्चर होंगे वहां तक पहुंचने के लिए स्थिति हुई। लेकिन मॉलिक्यूल का आप एक्चुअल स्ट्रक्चर समझने के लिए वेस्पर थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा अगली क्लास में। तो एक और पार्ट बनता है हाइब्रिडाइजेशन का और स्ट्रक्चर के लिए, तो हम बात करेंगे। यहां पर हमने देखा कि अलग अलग संकरण हो रहा है, तो अलग क्या क्या बन रही हैं, इनको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे पता है कि BeCl2 में संकरण sp है, तो इसकी संरचना क्या होगी। BF3 में संकरण आपने पता लगाया sp2 होता है, और आपने पता लगाया CH4 में संकरण sp3 होता है, और आपने पता लगाया कि PCl5 में संकरण sp3d होता है।
तब क्या इसकी संरचना आपको बनाने आएगा? यस, आपको बनाने आएगा। कैसे? अब भी तुरंत तुरंत बताता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा और अगली क्लास के लिए प्रैक्टिस करके आ रहा हूं और अगली क्लास में सब कुछ एकदम मस्त हो जाएगा। चलो देखते हैं। अगर मैं जानता हूं कि इसमें संकरण sp है तो sp संकरण से क्या संरचना बनती है? आपको पता है कि रेखीय संरचना बनती है ऐसे। तो अब रेखीय संरचना बन गई इसके कारण। sp2 है इसमें, इसका मतलब है कि यह त्रिकोणीय संरचना बनाता है। इससे पता लगाएंगे संकरण, संकरण से पता लगाएंगे इसकी संरचना। तो यहां पे ये केंद्रीय परमाणु केंद्र पर होगा, ये केंद्रीय परमाणु है तो यहां पर केंद्र पर है Be, और बाकी जो सदस्य परमाणु है, मेंबर परमाणु है, जो सराउंडिंग एटम्स कहलाएगा, ये होगा बाहर। इस जगह पर एक Cl है और इस जगह पर एक Cl है। इन दोनों के बीच में एक कोण है 180 अंश का, और ये संरचना हो गई, क्या हो गया? BeCl2 180 अंश का कोण। चाहे आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, रेखीय संरचना है। यहां पे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, अब तो समझ में आ जाएगा। BF3 में sp2 संकरण है, sp2 संकरण होता है तो ऐसी संरचना बनती है। तो केंद्र पर है इसका केंद्रीय परमाणु B, बोरॉन, और बाकी जगहों पर लग जाएगा फ्लोरीन। 1 2 3, बताओ हो गया। अब इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री का। अब इनको मिला दो भाई, मिलाना तो पड़ेगा कि संरचना कैसी है पता चल जाएगा। संरचना त्रिकोणी है तो समतलीय त्रिकोणी संरचना। देखो अणु से पहले देखो, जो भी अणु दिया जाएगा, जो भी यौगिक दिया जाएगा, उसमें कौन सा संकरण है यह पता लगाना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर के बात समझ में आती है। फिर बात करते हैं, अगर CH4 में संकरण यह है तो कैसे संरचना बनाओगे, PCl5 में संकरण यह है तो कैसे संरचना बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। H2O में क्या संकरण होगा, क्या संरचना होगा, NH3 में क्या संकरण होगा, क्या संरचना होगा, ये आप मुझे बताओगे। SF6 में क्या संकरण होगा, क्या संरचना होगा, ये बताओगे। ये आपका होमवर्क है और अगले क्लास में सीखेंगे अणु की संरचना, ये सब है होमवर्क ना, ये सब होमवर्क है आपका। अब ये अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अणु की संरचना और वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। आपको बता दूं, आप मुझसे बहुत अच्छे सीख पाएंगे केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा, आपको जो जो बताया गया पूरा प्रैक्टिस करना। ये आज देखिए हमने लेक्चर नंबर 1, तो ये लेक्चर कौन सा होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5 होगा। तो आपने देखा है तो आप जरूर 1 2 3 4 5 लेक्चर करके आए। और बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जरूर इस वीडियो को लाइक करें। और हां, एक और है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें उसका नाम है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। इसके साथ जुड़े ताकि वहां पर आप बहुत कुछ सीख सके, बहुत कुछ मिलेगा आपको। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल डाउटनट का ऑफिशियल चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर लें। हमारा जो गूगल शीट है उसे आप फिल करें ताकि आपको हम बहुत सारे हेल्प कर सकें। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
तो बच्चों, एक बहुत बड़ी सूचना आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप सब मुझसे मिलना चाहते हैं। तो एक जूम सेमिनार है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को एक जूम सेमिनार, यानी कि फ्राइडे रात को शाम को 7 बजे। इसमें हम बात करेंगे आप सबसे 6 महीने में अपना कोर्स किस तरह से पूरा करें और बहुत अच्छे से पढ़ सकें। 6 मंथ में पढ़कर हम कैसे 90+ मार्क्स ला सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आप हमसे बात करेंगे जूम पर। इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा। नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप रजिस्टर कर लीजिए। आज से रजिस्टर कर लीजिए और 7 बजे के लिए आप तैयार हो जाइए कि मैं आने वाला हूं आप सब के लिए, आप सब के साथ बात करूंगा। आप सब मुझसे बात करेंगे जूम पर। आप जिस हालत में हैं उसी हालत में मुझसे बात करेंगे। जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके दिल की बात है, आप मुझसे कर सकते हैं। यानी कि आपकी और हमारे बीच जो दूरियां हैं वो खत्म। तो बेटा, मिलेंगे 26 अगस्त शाम को 7 बजे जूम पर। रजिस्टर करें जल्दी से, जो नीचे लिंक दिया गया है।